नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि जिसका वीडियो पहले भी आ चुका है। ये लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट क्लास है ये। इसके बाद ये रीतिकाल की क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बुक से हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। ओके, आगे चलते हैं। रीतिकाल कवियों में दूल्हे से शुरू करना था। इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण, है ना। और ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है ना। ये मतलब कविकुल कंठाभरण जो है तो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 85 पद्य दिए हुए हैं। तो ये जो है मतलब वैसे आप याद करेंगे कि जैसे दुल्हन है ना, दूल्हा कब आता है या दुल्हन कुल, मतलब दुल्हन कब आती है? कुल में आती है। कैसे, कहाँ आती है? जब नई दुल्हन आती है तो कुल, किसी कुल में नई नई दुल्हन आती है ना। कुल कंठाभरण मतलब क्योंकि ऐसे दो तीन ग्रंथ हैं, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी का कविकुल कल्पतरु है ना। तो कविकुल कंठाभरण है ना, तो कुल में आती है दुल्हन है, तो दूल्हा कुल, कविकुल कंठाभरण। ठीक है, भरण है ना। तो भरण मतलब के अलंकार निरूपण ग्रंथ है ये। इसमें 85 पद्य हैं। ठीक है, तो कुल और दूल्हा, ऐसे दूल्हा और कुल। ठीक है, तो दुल्हन आती है तो परिवार को बदल देती है, ऐसे मतलब कि कविकुल कंठाभरण, कुल में वधू आई है ना, तो दूल्हा कविकुल। ओके, ये दास देव, दास देव यानी देव जो हैं, और दास यानी भिखारी दास, देव दास मतीराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है ना। तो दूल्हा का नाम कब कब लिया जाता है? देव दास और मतीराम आदि के साथ दूल्हा का नाम लिया जाता है। इनकी सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुरता, कल्पना और मार्मिकता, प्रौढ़ता है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रचना इनकी जो रचना का सर्वप्रिय कारण यही है कि इनमें मधुरता, कल्पना और मार्मिकता और प्रौढ़ता है। ठीक है, अब थान कभी आते हैं। थान का दलेल, ऐसे याद करेंगे, थान दलेल। दलेल प्रकाश किसकी रचना है? तो थान कवि की है। ठीक है, दलेल प्रकाश, थान, थान का दलेल। ठीक है, दलेल प्रकाश। ओके, फिर आते हैं लाल कवि का है छत्र प्रकाश, है ना। छत्र प्रकाश लाल कवि का, लाल कवि का क्या है? छत्र प्रकाश है। फिर विष्णु विलास नायिका भेद ग्रंथ है, इन्हीं का ग्रंथ है। लाल कवि का ही एक छत्र प्रकाश ग्रंथ है, एक विष्णु विलास। ठीक है, तो विष्णु विलास में क्या है? ये नायिका भेद ग्रंथ है। ओके, आगे चलते हैं। बेनी प्रवीण, ये लखनऊ के रहने वाले थे, बेनी प्रवीण। और ये नवरस तरंग इनकी रचना है। नवरस तरंग किसकी रचना है? तो बेनी प्रवीण की है। श्रृंगार भूषण है, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण नाना राव प्रकाश, है ना। नाना राव प्रकाश कैसा ग्रंथ है? तो नायिका भेद का ग्रंथ है। कई बार पेपरों में आता है ये कौन सा ग्रंथ है? तो नायिका भेद ग्रंथ है, जिसमें नायिका भेद लिखा है, आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। और नवरस तरंग, है ना। बेनी बेनी मतलब बेनी प्रवीण का है, नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। ओके, आगे चलते हैं। यह ब्रज भाषा के मतीराम, बेनी प्रवीण के बारे में बात हो रही है कि ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, है ना। तो पद्माकर से टक्कर कौन ले रहा है? तो बेनी प्रवीण। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समक्ष, मतीराम और पद्माकर से इनकी तुलना की जा रही है बेनी प्रवीण की। ठीक है, ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह का क्या है? प्रताप सिंह की रचनाएं है व्यंगार्थ कौमुदी, और 1825 में आई व्यंगार्थ। फिर काव्य का विलास प्रताप सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी बातें लिखी हैं रीतिकाल के कवियों में प्रताप सिंह का, और उनका पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, श्रृंगार शिरोमणि
1837, 1839 में रसराज का टीका लिखा, है ना। और काव्य विनोद, आप कमेंट में बताएंगे कि रसराज किसकी रचना है, ठीक है, किसका ग्रंथ है रसराज। अब यहाँ पे रसराज का टीका लिखा गया है किसके द्वारा, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने रसराज का टीका लिखा है 1839 में। आप लोग कमेंट करेंगे रसराज किसकी रचना, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ा दिए हैं। ओके, काव्य विनोद, काव्य का विनोद किसने किया, प्रताप सिंह ने, ठीक है। व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विलास, व्यंगार्थ, व्यंगार्थ मतलब व्यंग करते थे, व्यंग करते थे कौन, प्रताप, और काव्य करते थे, व्यंग में काव्य करते थे, अपने काव्य में ये व्यंग करते थे। ऐसे याद करिए कि काव्य में व्यंग करते थे, उसमें श्रृंगार था, रस था और विनोद था, है ना। तो प्रताप सिंह क्या करते थे, काव्य में व्यंग करते थे, काव्य में व्यंग करते थे, श्रृंगार था और रस था और विनोद था, है ना। तो व्यंगार्थ मतलब व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य में मतलब काव्य विलास, और श्रृंगार मतलब श्रृंगार शिरोमणि। और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि श्रृंगार शिरोमणि किसे कहा जाता है। ओके, फिर मैं आंसर दूंगी। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम, श्रीपत और दास के साथ लिया जाता है ना। आचार्यत्व में मतलब ये आचार्य थे, है ना। रीतिकाल में आचार्य और कवि दो लोग थे, ठीक। तो ये आचार्य में, है ना, आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम और श्रीपति दास के साथ लिया जाता है। किनका, प्रताप का, प्रताप सिंह का, ठीक है। प्रताप जी को पद्माकर के समक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। कौन, शुक्ल जी। शुक्ल जी, अब क्वेश्चन आएगा कि पद्माकर के समक्ष बहुत बड़ा कवि किसे माना जाता है, तो आप बिहारी मतीराम को लगाएंगे, क्योंकि ऐसे ही कोटेशन पीछे भी दिए हुए हैं। तो आप प्रताप जी को भी याद रखिए कि पद्माकर के समक्ष बहुत बड़ा कवि प्रताप सिंह को कहा जाता है, ठीक है। सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र आते हैं, इनकी जो रचना है फाजिल अली प्रकाश, है ना। फाजिल अली प्रकाश सुखदेव जी की है, प्रकाश सुखदेव प्रकाश, रसार्णव, है ना, रसार्णव। फिर है, शुक्ल कहते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका साविशद निरूपण किसी कवि में नहीं है। छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण किसी कवि में नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, सुखदेव। ये इंपॉर्टेंट कवि है रीतिकाल के कवियों में, मतलब सुखदेव, प्रताप सिंह, ये सब। तो आप ये कोटेशन याद रखिए कि छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण किसी कवि में नहीं है, जितना सुखदेव में है। ओके, आगे चलते हैं। रीतिकाल के सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं। यहाँ पे रीत मुक्त होगा, सॉरी, यहाँ पे ये रीत मुक्त कवि के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीत मुक्तक कवि हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, रीत मुक्त कवि, ठीक है। आगे चलते हैं। रीत मुक्तक कवियों में जो है, तो सबसे पहले आते हैं आलम, क्योंकि रीति सिद्ध बिहारी हैं। हम रीत मुक्त कवि के बारे में बात करते हैं, रीति मुक्ति कवि कौन है, ठीक है। रीति सिद्ध बिहारी लोग को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आलम जो है जात के ब्राह्मण थे, और ये जात के ब्राह्मण थे, ठीक है। शेख नामक रंगरेजी से प्रेम करते थे, और प्रेम में फंसकर ये मुसलमान हो गए थे। तो आलम किससे प्रेम करते थे, शेख नामक रंगरेजी से, शेख नाम था इनका, शेख। आप याद करिए, याद रहे आपको कि आलम की प्रेमिका का क्या नाम था, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा है, रंगरेजिन होना चाहिए, ठीक है, रंगरेजिन, शेख नामक रंगरेजिन, ठीक है। तो यहाँ पे शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम करते थे आलम। ओके, फिर चलते हैं आगे। इनके पुत्र का नाम था जहान। से आलम के पुत्र का क्या नाम था, तो जहान नाम था आलम के पुत्र के आलम के पुत्र का जहान नाम था, और इनकी जो रचना है आलम के, ठीक है।
तो आलम के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि आलम शेख नामक रंगरेजी से प्रेम करते थे और इनके पुत्र का नाम था जहान। इनकी रचना है आलम के, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि कनक छरी सी कामिनी, इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, आलम ने। आलम अपने मतलब कपड़े में ऐसे कपड़े में एक पत्र बांध के मतलब रखे थे, उसमें लिखे थे कि कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन। आलम कहते हैं, कौन कहता है, आलम की पंक्ति है कि कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन। तो फिर अंग्रेजी जो थी मतलब शेख जो थी वो कपड़े धुलने का काम करती थी। तो वो उसने जब कपड़े धुले तो उसमें लिखा था, तो उसने मतलब उसमें पत्र में उस पंक्ति को पूरा किया कि कटिको कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरि दीन, है ना। तो फिर इसी दोहे से उन्होंने मतलब शेख से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया और मुसलमान हो गए, ठीक है। इनको आलम को प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इस पंक्ति को आप कैसे याद करेंगे, तो इनकी जो प्रेम की पीर हर जगह है, आलम बोधा घनानंद में मिलेगी। तो इनके प्रेम का पीर जो है, इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो किसके एक एक वाक्य में, ठीक है, एक एक वाक्य में किसके प्रेम की पीर को पाया जाता है, तो आलम के, ठीक है। आगे चलते घनानंद, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। इनका जन्म 1889 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में होता है। इनका जन्म जरूर याद रखिए, क्योंकि रीत कालीन कवियों का जो क्रम है कवियों का वो आता है, तो आप इनका जन्म याद रखिए घनानंद का, ठीक है। ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित थे, किस संप्रदाय को मतलब मानते थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय को, ओके। उन्होंने मथुरा में 1739 में मथुरा में नादिर शाह की सेना द्वारा इनकी हत्या करा दी गई थी। नादिर शाह की सेना इनसे पूछ रही थी कि सोना कहाँ है, रज रज ऐसे, तो उन्होंने बोला कि धूल, मतलब कि कुछ सोना कुछ नहीं है, तो वहाँ इनकी हत्या कर दी जाती है मथुरा में, ठीक है। इश्क लता इनकी रचना है। अब इनकी रचनाओं को आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में आता है घनानंद की रचनाएं। तो इश्क लता है ना, इश्क लता सुजान हित, सुजान हित है ना, सुजान नाम से बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो आप इतना याद रखिए कि घनानंद ने क्या लिखा। तो घनानंद ने सुजान का हित चाहते थे, अपने साथ ले जाना चाहते थे मोहम्मद सारंगीले के दरबार से, पर सुजान नहीं गई, है ना, घनानंद के साथ। तो इतना याद रखिए कि सुजान का हित चाहते थे, है ना। तो सुजान के आगे हित लगा है, जिसमें हित लगा है वही उनकी रचना है। ऐसे याद करिए, सुजान का हित चाहते थे घनानंद, ठीक है। सुजान हित, इसमें 504 पद है, ठीक है। तो सुजान हित किसकी रचना है, तो घनानंद की, है ना। इश्क लता, उनको इश्क हुआ था सुजान से, इसीलिए इसका हित चाहते थे। फिर सुजान सागर लिखते हैं, है ना। जब हित चाहते थे तो उन्होंने सुजान को सागर के समान माना, है ना। तो ऐसे विरह लीला, विरह लीला, है ना, विरह लीला किसके प्रेम में, तो सुजान के प्रेम में विरह लीला, विरह हुआ उनको। कोकसार, रस केलिवलरी, कृपाकंद, कृपाकंद बहुत बार आया है। यमुना यश, वियोग बेल, कोकसार हर बार पेपर में आया, नेट के पेपर में, सेट के पेपर में, और वियोग बेल, है ना। तो आप इनको सभी को याद, तो सबसे पहले इश्क लता, इश्क हुआ सुजान से, है ना। सुजान हित, सुजान का हित किए, सुजान हित, सुजान सागर, दो याद रखिए। सुजान हित और सुजान नाम, दो सुजान नाम से दो रचनाएं की, सुजान हित, सुजान सागर। विरह लीला, घनानंद को विरह हुआ, ठीक है, विरह लीला। फिर कोकसार, विरह लीला, विरह हुआ, कोकसार, कोकसार हर बार पेपर में आता है, शायद इस बार सेट में भी आ जाए। रस केली वल्लरी, यमुना, कृपाकंद, यमुनायस, वियोग बेली। प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाब दानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, है ना। क्या बोल रहे हैं, अगर भाषा आ गई ब्रज, अगर कोटेशन में आ गया कि ब्रज भाषा का ऐसा कवि, तो आप घनानंद लगा के आइएगा।
क्योंकि भाषा के लिए इनकी भाषा के लिए 3-4 कोटेशन है। तो अगर आ रहा है कि ब्रज भाषा का दूसरा कभी ऐसा नहीं हुआ तो आप घनानंद को ही मानिए। ठीक है। प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक, जवाबदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा में दूसरा का भी नहीं हुआ। घनानंद के बारे में बात हो रही है, उसे शुक्ल जी कहते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। कौन? घनानंद। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। प्रेम के पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ये घनानंद कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इनके प्रेम की पीर को लेकर वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है। बच्चन सिंह कहते हैं घनानंद के विषय में कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद प्रेम और यातना के कवि किसने कहा? प्रेम की यातना नाम, बस यातना है, याद रखिए कि प्रेम की यातना किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने घनानंद को कहा। ब्रजनाथ लिखते हैं कि समझो कविता आनंद की ही आखिन ने की पीर तकी, है ना। क्या कहते हैं? समझे कविता घनानंद की ही आखिन नेह के पीर तकी, ऐसे ब्रजनाथ कहते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि दूसरों के लिए किराए के आंसू बहाने वाला जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है, मतलब दूसरों के लिए किराए पर आंसू कौन बहाता है? तो जो मतलब सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है, दूसरों के लिए किराए में आंसू बहाने वाले नहीं है। घनानंद के विषय में दिनकर कह रहे हैं। ठीक है। आगे शुक्ल की पंक्ति की भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं है ना। ब्रज भाषा पर भी इनका अधिकार था। याद रखिए कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार था इनका किसी कवि का नहीं था। घनानंद के बारे में बात हो रही है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं। बोधा आते हैं। बोधा इनका राजापुर में रहने वाले ब्राह्मण थे, जिला बांदा, बुद्धसेन। ये अभी क्वेश्चन आया था MP सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था शायद। ये एक जगह मिलेगा बुद्धसेन। ठीक है। ऐसे मतलब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन आएगा कि एक आएगा बुद्धसेन, है ना, और ये बुद्धि लिखा है ना। क्या लिखा है? बुद्धि लिखा है, तो इनका नाम बुद्धसेन। ठीक है। ये ध्यान रखिए। एक मतलब बुद्ध, सब लोग जानते हैं कि बोधा को बुद्धसेन कहेंगे। ठीक है। बोधा को बुद्धसेन, पर ये गलत है, बुद्धसेन नहीं, बुद्धसेन, ये याद रखिए, बुद्धसेन। ओके। फिर ये पन्ना के दरबार में रहते थे। सुभान नामक प्रेमिका से प्रेम करते थे। तो सुभान किसकी प्रेमिका का नाम है? तो बोधा की प्रेमिका का। बोधा की प्रेमिका का नाम है सुभान। सुजान की प्रेमिका, घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। और कौन है? आलम की है रंगरेजी, है ना। चलते हैं आगे। राजा ने इन्हें देश निकाल का आदेश दे दिया था, है ना। किसको? बोधा को। फिर इन्होंने विरह वारिश लिखी। विरह की बारिश हुई। बोधा ने विरह वारिश लिखी। इनके ऊपर विरह की बारिश हुई, विरह हुआ। और इश्कनामा, विरह वारिश और इश्कनामा किसकी है? बोधा की है। विरह और इश्कनामा। फिर इनकी पंक्ति है, इनके लिए शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े ही मार्मिक मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े ही मार्मिक मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। कौन? तो बोधा के लिए रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि प्रेम की पीर की व्यंजना, यहाँ व्यंजना आ गया। ठीक है। प्रेम की पीर की व्यंजना इन्होंने बड़ी ही मार्मिक स्पर्श युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इन्होंने भाषा चलती मुहावरेदार होती थी, है ना। व्याकरण भाषा दोष इन्होंने बोधा बड़े बेधड़क और निसंकोच से बात करते थे। ठीक है। तो इनका विरह बारिश और इश्कनामा, विरह की बारिश हुई और इश्कनामा लिखा, विरह बारिश। घनानंद और आलम और बोधा की तीनों की पंक्ति है जो आपको हर पेपर में आती है। और देखिए घनानंद, ये प्रेम की पीर यह प्रेम की पीर की को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है ना। तो घनानंद की प्रेम की पीर और वाणी को याद रखिए। वाणी किसकी उसमें आ रही है? तो घनानंद।
मतलब प्रेम की पीर तो सब में है, तीनों में है, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर। बस इतना याद रखिए कि घनानंद के वाणी का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो बोधा कहते हैं कि प्रेम की पीर की व्यंजना इन्होंने बड़े ही मर्म स्पर्शी तरीके से की है। तो यहाँ व्यंजना याद रखिए आप कि बोधा की व्यंजना, प्रेम की पीर की व्यंजना, व्यंजना और घनानंद की वाणी है ना, प्रेम की पीर की वाणी घनानंद की है, व्यंजना बोधा की है। क्योंकि तीनों की जो लाइन है एक ही है कि यह घनानंद के प्रेम की पीर की जो लेकर वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी व्यंजना बड़ी मर्म स्पर्शी तरीके से हुई बोधा में। आलम क्या है कि प्रेम की पीर का या इश्क का दर्द, इश्क का दर्द एक एक वाक्य में पाया जाता है। एक एक वाक्य किसका है? आलम का है। ठीक है, एक एक इश्क का दर्द किसमें है? एक एक वाक्य में है ना। तो बोधा की व्यंजना, बोधा की व्यंजना ऐसे याद रखिए, बोधा का व्यंजना। ठीक है, वृंद जो है ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले राजा मतलब जोधपुर के रहने वाले थे, राजा जय सिंह के गुरु थे ये वृंद, है ना। और वीरेंद्र सतसई इन्होंने लिखा, 702 है इसमें। श्रृंगार शिक्षा और भाव 50 का इनका ग्रंथ है। वीरेंद्र सतसई श्रृंगार शिक्षा भाव 50 का। ओके, आगे चलते हैं। अन्य कवि रीतिकाल के गुरु गोविंद सिंह को रखा गया है। इनमें सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये हिंदू और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर दरबार युद्ध किया करते थे। कौन? तो गोविंद सिंह। इन्होंने चंडी चरित्र लिखा। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है। दुर्गा सप्तशती, है ना। दुर्गा सप्तशती जो है उसकी कथा बड़ी सुंदर कविता में कही है। सुनीति प्रकाश इनकी रचना है। तो चंडी चरित्र, दुर्गा सप्तशती और सुनीति प्रकाश। ठीक है, रसनिधि आते हैं। रसनिधि इनका नाम पृथ्वी सिंह था, कई बार पेपरों में आया है और शायद सेट में भी आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रसनीध का पूरा नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह किसका नाम है? रसनीध का। ओके, रसनीध का पूरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का उपनाम क्या है? रसनीध। ठीक है, दतिया के जमींदार थे। ये कहाँ के थे? दतिया के जमींदार थे। रतन हजारा इनकी रचना है। दतिया रतन हजारा किसकी रचना है? रसनीध की। रतन हजारा बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई है। तो रतन हजारा किसके अनुकरण में लिखी गई है? अनुकरण मतलब उसी के समक्ष, उसी के समान, उसको देखकर, उसका मतलब फोटो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बिहारी सतसई के आधार पर रतन हजारा लिखा गया है रसनीध का। फिर आते हैं ठाकुर। ठाकुर 3 हुए, द्वसमी के ठाकुर हुए, एक बुंदेलखंडी ठाकुर हुए। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे वो बुंदेलखंड के ठाकुर थे, जो कायस्थ थे उनके बारे में बात करेंगे। ठाकुर बुंदेलखंड के थे। एक बार पद्माकर जी ने कहा, पद्माकर जी ने कहा क्या कहा कि ठाकुर कविता तो अच्छी लिखते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। पद्माकर जी ने कहा कि हाँ, क्या कहा कि ठाकुर जी तो पद अच्छे लिखते हैं पर उनके जो पद है ना वो थोड़े हल्के पड़ जाते हैं। और ठाकुर जी हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुलाया था। हिम्मत बहादुर अपने दरबार में बुलाया तो ठाकुर ने कहा कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। क्या कहा उत्तर में? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। ठाकुर हिम्मत बहादुर, है ना, ठाकुर हिम्मत बहादुर। ठीक है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सेट में आ चुका है। ठीक है, फिर आते हैं ठाकुर बहुत सच्ची उमंग के कवि थे। शुक्ल जी कहते हैं कि ठाकुर जो हैं सच्ची उमंग के कवि थे, है ना। सच्ची उमंग के कवि कौन थे? ठाकुर। पजनेस, ये पन्ना के रहने वाले थे। पजनेस प्रकाश लिखा। 127 कविता और सवैया में लिखा गया है। पजनेस प्रकाश किसका है? पजनेस का है। पन्ना के रहने वाले थे। द्विजदेव, है ना, द्विजदेव अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव कौन थे? अयोध्या के महाराज थे। ऋतुओं के वर्णन में उनकी बहुत ही मनोहर है, मतलब ऋतु का वर्णन करते थे द्विजदेव। इनकी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? द्विजदेव की है। और श्रृंगार लतिका श्रृंगार बत्तीसी। ठीक है, द्विजदेव की कविता काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्धि का कवि समझना चाहिए। देखिए,
यहाँ भी क्या बोल रहे हैं कि पद्माकर के ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम, तो यहाँ श्रृंगारिक परंपरा की बात हो रही है ना। श्रृंगारिक परंपरा का अंतिम कवि द्विजदेव को समझना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, द्विजदेव से हमारी क्लास ख़त्म होती है और रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल ख़त्म होता है। 5 वीडियो इसके हैं, तो आप लोग क्रम से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब हम दूसरी क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।